डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम 10+2 चैप्टर सेकंड का भाग 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे जो मुख्य टॉपिक आज के रहेंगे, जो टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में ये प्रश्न मैक्सिमम टाइम आते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, 3 या 5 नंबर के प्रश्न में एग्जामिनेशन में आता है, 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो क्या कारण थे? हालांकि हमने डिटेल में इसको पढ़ा है, इसके नोट्स मैंने आपको दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है अशोक का उत्तरदायित्व। मौर्य साम्राज्य जो कि भारत का पहला सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, उस साम्राज्य का पतन हो गया। क्या कारण थे? तो उसके इस साम्राज्य के जो पतन के कारणों में सबसे पहला कारण था अशोक का उत्तरदायित्व। बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की जो गलतियाँ थी उसके कारण हुआ। मतलब मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल था, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना था। उनका मानना था कि अशोक ने सबसे पहला जो काम किया वो कि युद्ध का त्याग कर दिया। युद्ध का त्याग मतलब कि हमने पढ़ा कि कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिसके कारण जो मौर्य सैनिक थे वो युद्ध करना भूल गए, उनके हथियारों को जंग लग गया। जब विदेशी आक्रमण हुए, यूनानी या बैक्टीरियाइयों ने जब भारत पर आक्रमण किए, तो अशोक के कमज़ोर उत्तराधिकारी इस कमज़ोर सेना के साथ उनका मुकाबला नहीं कर पाए और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके अलावा अशोक की जो नीतियाँ थी, जिसमें उसने अपना सारा फोकस बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कर दिया, जिसके कारण जो हिंदू थे जो इंडिया में, वो अशोक की इस पॉलिसी से नाराज़ थे, क्योंकि सारा जो ध्यान था अशोक का बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए था। तीसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है अशोक की, वो ये थी कि उसने बहुत सारा धन खर्च कर दिया बौद्ध धर्म के लिए। उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अशोक का उत्तरदायित्व काफ़ी हद तक इसमें माना जाता है। दूसरा है अशोक के कमज़ोर उत्तराधिकारी। ये सही है कि अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था, लेकिन युद्ध छोड़ने के बाद भी उसने शांति की नीति अपनाकर भी उसने एक लंबे समय तक शासन किया। उसका कारण क्या था कि वो एक महान और शक्तिशाली शासक था। हालांकि युद्ध का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने लंबे समय तक शासन किया। लेकिन अशोक के कमज़ोर उत्तराधिकारी ऐसा नहीं कर पाए, वो कमज़ोर साबित हुए, चाहे बात बृहद्रथ की हो या फिर उससे पहले के जो उसके संप्रति था, या फिर और जो उत्तराधिकारी थे अशोक के, वो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट है विशाल साम्राज्य। मैंने वही बात की कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। कलिंग युद्ध के पश्चात दक्षिण भारत में भी ये स्प्रेड हो चुका था, और इसका विस्तार जो था वो हमने पढ़ा कि सेल्यूकस से उसे 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे, जिसमें हेरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, इस एरिया तक ये फैला हुआ था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर जब तक अशोक जैसे शासक रहे, उन्होंने बड़े आसानी से शासन किया, लेकिन कमज़ोर उत्तराधिकारी जो है वो अशोक के कमज़ोर उत्तराधिकारी इस साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। आर्थिक संकट किसी भी साम्राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, आर्थिक उसकी स्थिति का सुदृढ़ होना, लेकिन मौर्य जो साम्राज्य था उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि अशोक ने बहुत सारा पैसा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए खर्च किया, चाहे बात स्तूपों की हो, बिहारों के निर्माण की हो, अभिलेखों या स्तंभलेखों की हो। बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, जिसके कारण कि खजाना खाली हो गया। राजधानी का केंद्र में ना होना, पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की कैपिटल थी, और दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम से जब आक्रमण हुए यूनानी या बैक्टीरियाओं के, तो जो राजा थे वो उनको बहुत लंबा समय लग गया वहाँ तक पहुँचने के लिए, और उस समय तक बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने अधिकार कर लिया। तो राजधानी का सेंटर में न होना भी एक बड़ा कारण माना जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशी आक्रमण। मैंने बताया कि यूनानियों ने बहुत सारे आक्रमण किए, बैक्टीरियाइयों ने बहुत सारे आक्रमण किए, जिसके कारण कि मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हो गया। और तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था पुष्यमित्र शुंग, जो कि सेनापति था
मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का, तो पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह कर दिया और उसने वो सेनापति था बृहद्रथ का, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, लेकिन उसने हत्या कर दी बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने, और इसी के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। तो दीज आर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। अशोक का उत्तरदायित्व, अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य, आर्थिक संकट, राजधानी का केंद्र में न होना, विदेशी आक्रमण और तात्कालिक कारण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या। तो ये बहुत जरूरी प्रश्न है, आप लोगों ने करना। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग कौन था? छोटे छोटे प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं 2 नंबर के। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था और उसने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करते हुए 185 ईस्वी पूर्व में वो गद्दी पर बैठा और उसने 149 ईस्वी तक शासन किया। वह एक योग्य शासक था। ये 2 नंबर में ये प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत ज़रूरी ये प्रश्न है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सातवाहन। सातवाहनों के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। सातवाहन आंध्र वंश की एक जाति से संबंध रखते, अपने आप को ये ब्राह्मण वंश से मानते थे और आंध्र भृत्य भी इनको कहा जाता था। पुराणों में भी सातवाहनों और आंध्र के नाम साथ साथ दिए गए हैं। अगर हम बात करें इस वंश के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक थे सिमुख। लेकिन इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक का नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक शासन किया। वो एक महान योद्धा और शासन प्रबंधक था। ठीक है। नेक्स्ट है महापाषाण। महापाषाण ऐसे स्मारकों को कहा जाता है, पाषाण मतलब पत्थर, ऐसे स्मारकों को कहा जाता है महापाषाण, जो दक्षिण भारत के कुछ समुदायों द्वारा मृत व्यक्तियों के शवों पर बनाए जाते थे। ये स्मारक बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे और इनकी खुदाई हमें लौह युग के लोगों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ठीक है। तो महापाषाण ऐसे स्मारकों को कहा जाता था जो दक्षिण भारत के कुछ समुदायों द्वारा मृत व्यक्तियों के शवों पर बनाए जाते थे। आपको आना चाहिए, कई बार प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट है तमिलकम। तमिलकम सुदूर दक्षिण के भागों को तमिलकम कहा जाता था प्राचीन काल में। प्राचीन काल में दूर दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे क्षेत्रों को जो है तमिलकम कहा जाता था। नेक्स्ट है संगम साहित्य। बहुत ज़रूरी ये प्रश्न एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य, संगम तमिल कवियों के सम्मेलन को कहते हैं। पांड्यों की जो राजधानी थी उस समय मदुरई, वहाँ पे ये 3 संगम 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य बुलाया गया। इन संगमों को जो पांड्य शासक थे उनका संरक्षण प्राप्त था। बड़ी मात्रा में इन संगमों में साहित्य को लिखा गया, बहुत सारी रचनाएं इस काल में लिखी गई। लेकिन शिल्पकादिकारम और मणिमेखलई ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ महाकाव्य दक्षिण भारत के थे जो इन संगमों के द्वारा में लिखे गए थे। तो ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आता है, संगम साहित्य। नेक्स्ट है हिंद यूनानी कौन थे? ये उत्तरी पश्चिमी भारत में एक बड़े भाग पर शासन करते थे। ये लोग यूनान के बैक्टीरियाई प्रदेश के रहने वाले थे, जिसके कारण इन्हें बैक्टीरियाई यूनानी भी कहा जाता था। मेनांडर इनका सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने मौर्य शासनकाल के अंतिम वर्षों में भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए थे। इसने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान और पश्चिमी जो सीमा प्रदेश थे उन पर अधिकार कर लिया था और बौद्ध धर्म इसने अपनाया था और उसके प्रसार में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मेनांडर का रहा था। उसने 165 ईस्वी से लेकर 145 ईस्वी तक शासन किया था। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा था मेनांडर कौन था, तो आपने लिखना है कि मेनांडर एक हिंद यूनानी शासक था जिसने 165 ईस्वी से लेकर 145 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रसार में भी उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शक कौन थे? 2 नंबर में पूछा जाता है। ये खानाबदोश जाति थी जो कि उत्तरी पश्चिमी और मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। ये अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैन के क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध थे। उज्जैन का रुद्रदामन प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रहा है।
कुषाण, ये बहुत ही ज़रूरी ये टॉपिक है। कुषाण कौन थे? कुषाण चीन की यूची जाति से संबंधित थे। 2 नंबर में आ जाता है कई बार प्रश्न, 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि कुषाण थे कौन। 165 ईस्वी पूर्व में उन्हें पराजित कर दिया गया था शकों के द्वारा, और वहाँ से उन्हें खदेड़ दिया गया था। तो 5 शाखाओं में आकर भारत में विभाजित हुए, जिनमें से कुषाण सबसे प्रसिद्ध शाखा थी। कडफिसस प्रथम ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी, लेकिन कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कनिष्क था। तो कनिष्क के बारे में हम बात करेंगे। प्रश्न एग्जामिनेशन में 3 या 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है कि कनिष्क कौन था, उसकी विजयों का वर्णन करो। तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने 78 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक शासन किया था। उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की थी। उसने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रसार में भी उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की 2 जो सम्मेलन हुए थे, प्रयाग में और कनौज में। प्रयाग सम्मेलन और कनौज का सम्मेलन, जहाँ पे बहुत सारे धर्म गुरु, बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु थे वो आए थे। और इसके साथ में ही उसके शासनकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। साहित्य की अगर हम बात करें तो नागार्जुन, अशोक घोष, उसके साथ में ही वसुमित्र उसके दरबार की शोभा थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आते हैं कि अशोक घोष कौन था, नागार्जुन कौन था, वसुमित्र कौन था, या फिर चर्क कौन था, है ना। तो ये हम छोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे सारा रिवीजन में। तो उसके शासनकाल में कला की बात करें तो गांधार कला और मथुरा कला शैलियों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। और गांधार कला शैली तो बहुत प्रसिद्ध थी, जिसके बारे में भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैलियों के बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अब बात कर रहे हैं उसकी विजयों की। तो विजयों की अगर बात करें तो कश्मीर पर उसने अधिकार किया, मगध को उसने विजित किया। जब वो मगध पर आक्रमण किया तो पाटलिपुत्र में अशोक घोष से मिला, और अशोक घोष को वो अपने साथ अपने दरबार में ले आया था। बाद में फिर अशोक घोष बौद्ध धर्म का एक बहुत महान विद्वान जो है वो बना। उसने बुद्ध चरित्र जैसी प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। बंगाल पर उसने आक्रमण किया। बंगाल की विजय कनिष्क की एक महान विजय के रूप में याद की जाती है। सिंध की विजय, और साथ में चीन पर युद्ध उसने किया था, चीन को पराजित किया। फिर चीन पर हालांकि जब उसने युद्ध किया तो चीन ने बड़ी निडरता से तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत उसे संघर्ष करना पड़ा इस युद्ध में। फिर इसके साथ में ही उसने बहुत सारे और विजय प्राप्त की। तो कनिष्क और उसकी विजयों के ऊपर भी कई बार प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों ने ये कर लेना है। तो आज जो हमने ये जितने भी टॉपिक पढ़े हैं आपने ये सारे लर्न करने हैं, क्योंकि अगर हम मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करें इस प्रश्न की, तो 5 नंबर में, 4 नंबर या 3 में पूछ लिया जाता है। अगर ये 5 नंबर में आता है तो अपने सातों के सातों पॉइंट्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जो नोट्स मैंने बनवाए हैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन करना है। अगर 4 नंबर में आता है तो कोई 5 पॉइंट करने हैं आपने, और अगर कोई 3 नंबर में आता है तो आप उसको, अगर हेडिंग नहीं लिखने हैं तो 4-5 पॉइंट, 4-5 लाइनें ऐसे लिख सकते हो, 4 पॉइंट करके। या फिर अगर हेडिंग लिखने हैं तो कोई 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंगी, तो 2 नंबर में प्रश्न आएगा। सातवाहन कौन थे, ये भी 2 या 3 नंबर में। पाषाण तमिलकम 2 नंबर में, 2-3 नंबर में। संगम साहित्य से क्या अभिप्राय है, हिंदी यूनानी कौन थे। शक कौन थे, ये भी प्रश्न 2-3 नंबर में ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कुषाण कौन थे, ये भी 2 नंबर में। और कनिष्क और उसकी विजयों का वर्णन, ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने ये कर लेने हैं, उनको लर्न करना है। आप लोगों ने इस वीडियो को सुनना है, और साथ में ही जो नोट्स आपको पहले दिए गए हैं उनको आप लोगों ने लर्न करके अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारियाँ करनी है, क्योंकि जितने भी टॉपिक आज हमने किए ये सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस